हाय गाइस, वेलकम टू ऑल बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। ऑलिव बोर्ड में सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, शानदार हैं और बेहतरीन तरीके से आप सभी की तैयारी भी चल रही है। और चलिए, तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। पूरे बस अगर कहें तो 5 दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो ये 5 दिन उम्मीद करता हूं आप सभी लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिवाइज कर चुके होंगे और यही रिवीजन का अपना प्रोसेस रखना भी है आगे आपको। ठीक है, सारी चीज़ें जितने भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, जितना भी अभी तक पढ़ाई करी है, जितने भी आपके नोट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, जीके हो, आपका इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारी चीज़ें रिवीजन करिए। और यही वो टाइम है जब आप जितना भी कुछ पढ़ें उनको रिवाइज करें और तभी उन चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा आपको एग्जाम में मिल पाएगा, है ना। और चलिए, तो इसी रिवीजन सेशन को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं और आज की क्लास में अपन यहाँ पे करने वाले हैं साइंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और आज की जो क्लास है ये आज आपकी पार्ट 5 क्लास है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट साइंस का जो अपना क्रैश कोर्स अपन कर रहे थे, यहाँ पे हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं कुछ अच्छे और कुछ बेहतरीन सवालों का। यहाँ पे जो है कंप्लीट रिवीजन अपन कर रहे हैं, तो उसी की क्लास है आज। और आज आपका पार्ट 5 है ये। ठीक है, और सोमवार से लगातार मैं ये कंप्लीट रिवीजन आपका यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सारी चीजें आज की क्लास में है, क्या सारे क्वेश्चन आज की क्लास में है। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, ऑलिव बोर्ड का मेगा बूस्टर सेल चल रही है और जो कि आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज आपका 12 बजे रात में खत्म होगी। 25 नवंबर लास्ट डेट है आपकी इस मेगा बूस्टर सेल की, जहां पे अगर आप कोड यूज करते हैं सौरभ, तो यहाँ पे पूरे 45% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है सारे एसएससी सब्सक्रिप्शन में। और यहाँ पे आपको एलीट पैक जैसे, जहां पे आपको सारे एसएससी एग्जाम्स के जो है सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, और सुपर एलीट पैक जहां पे आपको सारे एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और उनके मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो दोनों आप परचेज कर सकते हैं बहुत कम प्राइस में। सुपर एलीट आप केवल यहाँ पे 789 में या 749 इसकी प्राइस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड सौरभ। तो बहुत ही शानदार ऑफर है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, एक और चीज है, साइंस बाय सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे इन सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है आपको, उसके लिए भी आप मेरे को यहाँ से डायरेक्ट पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। ठीक है, और साथ में आपको किसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलिव बोर्ड एसएससी ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप यहाँ पे ऑलिव बोर्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप तक शानदार तरीके से पहुंच जाएगी। चलिए, तो ये तो हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बातें। अब चलिए शुरुआत करते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। एक एक करके सारे सवाल देखेंगे, उन सवाल के बारे में जानेंगे। सारे सवाल आपके काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो एक एक करके अपन सारे क्वेश्चंस देखते हैं। उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होगी, वो सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। सभी लोग पहला सवाल पढ़ेंगे और करते जाएंगे सारों सवालों को। What does biodiversity refers to? जैव विविधता किसे कहा जाता है? What does biodiversity refers to? Recycling of solid waste, diversity of life on earth, preservation of culture and traditions, animals and studies। तो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? नाम से ही पता चल रहा, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइवर्सिटी ऑन लाइफ ऑन अर्थ। यहां पे अगर हम देखें तो बायो का मतलब क्या होता है सर? बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो हमारे पूरे अर्थ में जो भी लाइफ है उनमें क्या वैरायटी है ना, कितनी वैरायटी है, वही आपका कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल द रेस्ट आर इंक्लूडेड इन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश के प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है? बाकी सभी देश के प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है, जैसे कि जंगल, फॉरेस्ट, वाटर, रोड्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो क्या चीज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड किए गए हैं, शामिल? बड़ा आसान सा सवाल है भाई,
फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल्स और रोड्स। तो भाई सड़कें तो बनाई गई हैं ना, सड़कें तो बनाई गई हैं, ये किसी भी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स में तो नहीं आता भाई। फॉरेस्ट, जंगल पहाड़ नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें यहाँ पे कई प्रकार के आपके जड़ी बूटियां वगैरह मिलती हैं, हमें यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। वाटर भी आपका रिसोर्स ही है एक तरह से, खनिज पदार्थ जो मिनरल्स हैं वो भी आपका रिसोर्सेज है। तो जो रोड्स है वो आपका यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स नहीं रह जाएगा। अगला सवाल बोला है कि व्हाट इज रेड डाटा बुक, व्हाट इज रेड डाटा बुक, ऑल्सो नोन एज रेड लिस्ट। इसको रेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, रेड डेटा बुक भी कहा जाता है। तो क्या होता है रेड डाटा बुक, जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है? लिस्टेड रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, सबसे प्रदूषित देश का सूचीबद्ध रिकॉर्ड। लिस्टेड रिकॉर्ड ऑफ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, लिस्टेड रिकॉर्ड ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, ट्रीज एक्सेट्रा। तो रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट जिसे अपन कहते हैं, वो हो जाता है लुप्त प्राय जानवरों, पेड़ों आदि का दस्तावेजीकरण। मतलब उन चीजों का लिस्टिंग करना कि कौन सी स्पीसीज आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, या कौन एक्सटिंक्ट हो चुका है, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्लांट हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी प्रकार का एनिमल हो। तो अगर वो हमारी अर्थ में पहले थे, जैसे डायनासोर्स पहले थे, है ना, उसी तरह के अब अगर देखें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में वल्चर्स आ रहे हैं, गिद्ध जिसे कहते हैं, तो वल्चर्स इस टाइम पे बहुत कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। ठीक है, तो वो उन सभी चीजों की लिस्ट जो होती है कि क्या चीज एक्सटिंक्शन में है, क्या चीज इंडेंजर्ड है, किसे हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है, वो होती है रेड डाटा बुक। क्लियर? अगला सवाल है वनीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, वनीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन वनीरोलॉजी कहलाता है? भगवान का यानी कि गॉड का, ड्रीम्स यानी सपनों का अध्ययन, स्लीप यानी सोना, कलर यानी कि रंग, किस चीज का जो अध्ययन है वो वनीरोलॉजी कहलाता है? तो वनीरोलॉजी जो है वो जब आप सपने देखा करते हैं ना, जो आप सपने देखा करते हैं उनके अध्ययन को वनीरोलॉजी कहा जाता है ना। उनके अध्ययन को, मतलब जैसे क्या होता है कि हम जो ड्रीम करते हैं ना, ड्रीम बहुत अलग अलग करते हैं। जैसे कि देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये ड्रीम कर रहा है, तो देखो ये क्या कर रहा है ड्रीम में, इसके देखो तो ये ऑमलेट्स बना रहा है, उड़ भी रहा है और हवा में ऑमलेट्स बना रहा है। मतलब हवा में ऑमलेट थोड़ी बनाता है इंसान, है ना। तो ड्रीम हम बहुत अलग अलग अतरंगी किस्म के सपने देखा करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उनके पीछे की जो स्टडी चलती है वो वनीरोलॉजी कहलाती है ना। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे बढ़े। अगला सवाल, न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाई इन्फ्लेमेशन ऑफ, निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? मतलब मेनली ये बताना है कि निमोनिया जो डिसीज है वो आपका, निमोनिया जो है वो आपके शरीर के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? निमोनिया इज कॉज्ड बाई इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लंग्स, हार्ट या ब्रेन। निमोनिया किसकी सूजन के कारण बनता है? निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो जो लंग्स है, निमोनिया हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, पहली बात ये याद रखना है, ठीक है। हमारे लंग्स को तो ये अफेक्ट करती ही है, ठीक है। फेफड़ों को क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हुआ करता है। हमारे जो फेफड़े हैं देखिए आपका इस प्रकार से, वहां पे सूजन आ जाया करती है। देखिए यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया अटैक हुआ है ना, पूरा हमारा लॉब्यूल्स जो होते हैं, जो हमारे लंग्स में लॉब्यूल्स हैं, तो इनमें जो आपका क्या है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, या कह सकते हैं आप इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, है ना। लंग्स में क्या आ जाती है, सूजन आ जाया करती है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स यहाँ पे इस बैक्टीरिया के कारण होता है। और जो बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया कौन सी होती है, इसका नाम याद रखना है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का जो नाम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। आप इतना बस याद रखो, मेन इनिशियल नेम, पहला नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द आई ऑर्गन विद हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, उच्चतम अपवर्तनांक वाला नेत्र अंग कौन सा है? देखिए जैसे हमारा आंख है ना, हमारी आई, तो हमारी आंख जो है उसमें कई सारे आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, ठीक है। और जो फ्लूइड भरा होता है हमारी आंखों में वो हो गया।
तो हर चीज का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। आपको बताना है उच्चतम अपवर्तनांक वाला कौन सा नेत्र अंग है, चाहे वो कॉर्निया हो गया या एक्वस ह्यूमर हो गया, चक्षुजल जो हमारे आंख में पानी भरा होता है, या लेंस हो गया, या विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या चीज होता है? तो जो सबसे ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट है वो हमारे आई का नेचुरल लेंस है। क्या है? हमारी आंख का नेचुरल लेंस। और जो नेचुरल लेंस है हमारी आंख में, प्राकृतिक लेंस है, वो किस प्रकार का है सर? वो आपका कन्वेक्स लेंस जैसे होता है, कन्वेक्स लेंस जैसे आपका होता है, ठीक है। यानी कि आपका कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। यहां पे आप देखो तो ये आपके आंख वाला पार्ट है, ये हमारी आंख दिख रही है, ये हमारी आंख दिख रही है। आप देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया? इनिशियल, ये वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये हमारी आंख का कॉर्निया वाला पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 है। उसके बाद यहाँ पे एक आपका फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर ये देखिए नेचुरल कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, नेचुरल कन्वेक्स लेंस हमारी आंख में प्रेजेंट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.40 है। फिर यहाँ पे पीछे क्या मौजूद है? रेटिना। और उसके बीच में यहाँ पे आपका जो फ्लूइड भरा है हम उसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपका? 1.34। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेंस का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे यहां तक समझ में आता है सारी चीजें, कोई दिक्कत? ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है छोटा सा भी मन में, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। सिलिया एंड म्यूकोसा आर फाउंड इन। अगला सवाल है सिलिया एंड म्यूकोसा आर फाउंड इन। सिलिया और म्यूकोसा कहां पाए जाते हैं? सिलिया और म्यूकोसा कहां पे पाए जाते हैं? नेजल कैविटी में, नासा गुहा में, ग्लॉटिस यानी उपजीवा में, लैरिनिक्स यानी कि कंठनली में, या एपिग्लॉटिस यानी कंठछद में। कहां पे पाए जाते हैं सिलिया और म्यूकोसा? तो ये जो सिलिया है, सिलिया क्या होती है? सिलिया जो हमारे नोज के अंदर, नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं, है ना, तो हेयर्स इनसाइड आवर नोज, जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं वो कहलाता है आपका सिलिया। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है हल्का सा वो कहलाता है म्यूकोसा। तो कहां प्रेजेंट है ये? नेजल कैविटी में यानी नासा गुहा में मौजूद होते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जैसे है थोड़ा सा नेजल कैविटी हमारे नोज के अंदर का एरिया। तो अगर आप देखें तो ये नोज के अंदर की स्क्रीन है और हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं ना, नोज के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं। यही जो हेयर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एनाटॉमी है अपना नेजल का, तो यहाँ पे सिलिया होते हैं। और हमारी नोज हल्का सा वेट भी होती है, यहाँ पे जो ये गीला गीला होता है आपका जो फ्लूइड टाइप से होता है नोज में, ये फ्लूइड जो होता है यही क्या कहलाता है? म्यूकोसा कहलाता है। और ये क्यों मौजूद होता है? ये प्योरिफिकेशन ऑफ एयर के लिए प्रेजेंट होता है। जब हम एयर ब्रीद करते हैं उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारा ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारा क्या जाता है वहां पे? इम्प्योरिटी भी जाती है। और वो इम्प्योरिटी जो है वो सिलिया और ये जो म्यूकोसा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। और केवल फ्रेश ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में अंदर जाती है। क्लियर है? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हुआ करते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है उसको देखते हैं, पढ़िएगा आराम से। क्या है अगला सवाल? Which gland in the human body maintain the body temperature? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है तापमान को बनाए रखती है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखती है? मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ठीक है, आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी क्या होती है, जब हम बहुत तेजी से रनिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्कआउट करते हैं जहां पे हमारा तुरंत से हार्ट बीट इंक्रीज होती है, स्वेटिंग होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है? टेम्परेचर भी आपकी बॉडी का बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बॉडी का जब बढ़ जाता है उस टेम्परेचर को कम करने का काम कौन करता है? ये आपकी ग्लैंड किया करती है, ठीक है। आपके बॉडी के टेम्परेचर को अगेन स्टेबल और नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम तो ये जो करता है बॉडी में, कौन सा आपका होता है ग्लैंड? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये काम किया करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर बात करा जाए तो ये किसका हिस्सा है? ये हमारे फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क
मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका होता है? हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है और हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ध्यान से अगर देखें तो ये, अगर देखें आपका ह्यूमन एनाटॉमी देखें तो ये क्या है? हमारा स्कल वाला पार्ट है और हमारे स्कल में ये वाला पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा ये सॉरी यहाँ पे हाइपोथैलेमस मैंने बोला ना, बिल्कुल हाइपोथैलेमस। और ये देखिए अपनी ह्यूमन एनाटॉमी में ये हमारा स्कल है और स्कल में अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये पूरा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये हाइपोथैलेमस कहलाता है, जिससे हमारी क्या कनेक्टेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कनेक्टेड होती है। ये क्या है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कनेक्टेड है? हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से कनेक्टेड है। अगर हम इस फिगर को बड़ा करके देखें तो ये फिगर आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये वाला फिगर पूरा दिख रहा है, यही आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है और इससे आप ये देखो, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे जो है कनेक्टेड है। तो ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ठीक है, यही ये काम किया करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है सर? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अच्छा, एक और बात याद रखना है, वो क्या कि जैसे ही हमारे स्लीप को बॉडी टेम्परेचर को तो रेगुलेट करता ही है, ये और भी चीजों को रेगुलेट करता है। जैसे प्यास लगना हमारे थर्स्ट को रेगुलेट करता है, हमारे जो है जब आपको भूख लगा करती है, ठीक है, जब आपका हंगर, जब आपको भूख लगती है तो आपको पता कैसे चलता है दैट यू आर हंग्री, आप भूखे हो, ये पता कैसे चलता है? विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। तो थर्स्ट, हंगर, ये सारी चीजें भी कंट्रोल किया करता है, ठीक है, याद रखेंगे सारी बातें, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें जो है वो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे सभी लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज व्हाइट ब्लड? निम्नलिखित में से किस जीव का जो रक्त है वो सफेद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज व्हाइट ब्लड? लिजर्ड, कॉकरोच, हाउस बग या मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो जो आपका व्हाइट ब्लड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिसका ब्लड व्हाइट है वो कॉकरोच होता है, ठीक है। कौन होता है? कॉकरोच का ब्लड जो है व्हाइट हुआ करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो जैसे कॉकरोच है, ये डेड कॉकरोच है और ये डेड कॉकरोच में अगर आप देखें तो जैसे जो इसका ब्लड निकला करता है ये कैसा निकला करता है? व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। क्योंकि आपका व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता। ह्यूमन ब्लड रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? हमारे ब्लड को रेड कलर का बनाता है। बट आपके कॉकरोचेस के जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता और इसी कारण से इनका ब्लड रेड नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल। इन ईच टेस्टिस इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर आर हाउ मेनी कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स? जो हमारी टेस्टिस होती है यानी वृषण होती है, तो हमारे टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, यानी छोटे छोटे से बॉक्सेस प्रेजेंट है। अगर हम अपना देखें तो ये हमारी टेस्टिस है, ठीक है, ये हमारी टेस्टिस है, ये हमारी टेस्टिकल्स है, ठीक है। तो टेस्टिकल्स का आपका कुछ इस तरह एनाटॉमी होता है और टेस्टिस के अंदर ये देखिए आपके ये छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट है, देख पा रहे हैं, ये हमारे टेस्टिस के अंदर लॉब्यूल्स प्रेजेंट हैं और यही लॉब्यूल्स क्या बनाते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये हमारा स्पर्म है, यही स्पर्म प्रोडक्शन में लॉब्यूल्स हेल्प करते हैं। तो ये जो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल कितने होते हैं, ठीक है, आपका कितने कंपार्टमेंट हुआ करते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो टोटल 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह ये जो छोटे छोटे हैं ना, तो एक टेस्टिस में, एक बॉल में आपकी ये कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स हुआ करते हैं, ठीक है। और स्पर्म बनाते हैं, याद रखेंगे स्पर्म जो होता है उसमें हेड में यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारा जो है स्पर्म में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो मिड वाला पार्ट है, ये जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इस मिडिल वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो ये भी याद रखना है। अगर कभी सवाल पूछे, क्वेश्चन अगर आता है कि ह्यूमन स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है, तो मिडिल पीस में, है ना, स्पर्म के मिडिल पीस में, बीच वाले भाग में, मिडिल पीस में आपका प्रेजेंट होता है
क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये टॉप पोर्शन होता है, जो ये आपका टॉप पोर्शन होता है हमारे स्पर्म का, इसे हम क्या कहते हैं, ये टॉप पोर्शन हेल्प करता है स्पर्म को किसमें एंटर करने में, एग के अंदर यानी ओवम के अंदर। जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल में, तो ये जो है एक्रोजोम हेल्प करता है इसको एग के अंदर आपके एंटर करने में। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। टॉप पोर्शन क्या कहलाता है स्पर्म का, एक्रोजोम। ठीक है, सारी बातें याद रखिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल, Which one of the following is a monotrichous bacteria? निम्नलिखित में से कौन एक मोनोट्रिकस बैक्टीरिया है? देखिए, मोनोट्रिकस का मतलब है सिंगल फ्लैजिला। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, उसका लोकोमोटिव ऑर्गन कौन सा है? लोकोमोटिव ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता हो। तो मूवमेंट में हेल्प करने वाला जो ऑर्गन है उसे हम कहते हैं फ्लैजिला। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोट्रिकस बैक्टीरिया? तो निम्नलिखित में से कौन मोनोट्रिकस बैक्टीरिया? सल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरा, एक्वेस्पिरिलम सेपेन या बोथ 1 and 2? तो जो आंसर होगा मोनोट्रिकस बैक्टीरिया वो है विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला हुआ करता है। सल्मोनेला टाइफी और एक्वेस्पिरिलियम में आपके ज्यादा वहां पे जो है फ्लैजिला हुआ करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लैजिलर अरेंजमेंट की, अगर हम फ्लैजिलर अरेंजमेंट की बात करें तो आट्रिकस बैक्टीरिया जो होती है, एट्रिकस बैक्टीरिया जो होती हैं, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। देखिए, इनमें जो है पूंछ किसी भी प्रकार की नहीं होती। ये एट्रिकस आपकी बैक्टीरिया कहलाती है, एट्रिकस। फिर है मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस मतलब कि इनके पास सिंगल फ्लैजिला है। ये देखिए आपके पास क्या है, सिंगल फ्लैजिला है, इकलौता सिंगल फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला। इसके बाद है एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया। एम्फीट्रिकस, एम्फीट्रिकस मतलब आपके 2 फ्लैजिला हैं, 1 and 2, एम्फीट्रिकस। फिर है आपका लोपोट्रिकस। लोपोट्रिकस में कितने फ्लैजिला हैं, 3 फ्लैजिला। तो इसमें 3 फ्लैजिला हैं, इसमें 2। बस इनको याद रखना है, मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस एंड लोपोट्रिकस बैक्टीरिया। ठीक है, देन इसके बाद जिनमें 6 होते हैं दोनों साइड में, इधर भी आपके 3 फ्लैजिला हैं, इधर भी आपके 3। इसको क्या कहते हैं, सेफेलोट्रिकस, इसको कहते हैं सेफेलो। और जो पूरे बैक्टीरिया में हर तरफ ढेर सारे फ्लैजिला होते हैं, इसे बोला जाता है पेरिट्रिकस बैक्टीरिया। तो ये 6 टाइप का फ्लैजिला अरेंजमेंट हुआ करता है ना। पेरिट्रिकस हर तरफ फ्लैजिलाज हैं, लोफोट्रिकस में 3 फ्लैजिला 1 साइडेड, सेफेलोट्रिकस में 3 इधर इधर, एम्फीट्रिकस में 2, मोनोट्रिकस में सिंगल। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज अ चाल्कोजन? इनमें से चाल्कोजन कौन सा है? कैल्कोजन भी बोलते हैं, चाल्कोजन भी कहते हैं। तो सोडियम, क्रिप्टॉन, मैग्नीशियम या सेलेनियम, कौन सा एलिमेंट आपका चाल्कोजन के नाम से जाना जाता है? पहली बात आपको यह जानना पड़ेगा ये सवाल आंसर करने से पहले कि चाल्कोजन्स होते क्या है। सर, अगर हम चाल्कोजन्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन फैमिली का नाम है। क्या है? ऑक्सीजन फैमिली का नाम जो होता है वो होता है आपका चाल्कोजन। ऑक्सीजन फैमिली में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो आंसर क्या होगा? सेलेनियम। क्या होगा आंसर? सेलेनियम। क्योंकि सोडियम, क्रिप्टॉन और मैग्नीशियम, पहली बात सोडियम और मैग्नीशियम तो मेटल हो गए, है ना। ये सब क्या हो गए? मेटल हो गए। और मेटल तो पी ब्लॉक में आएगा नहीं। और ऑक्सीजन फैमिली कहाँ है? पी ब्लॉक में है, पीरियोडिक टेबल में। तो शुरू के 3 ऑप्शन तो आपके पीरियोडिक टेबल में आएंगे ही नहीं, है ना, पी ब्लॉक में। सामने पीरियोडिक टेबल है। चाल्कोजन कौन सा है? 16th ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली। ये है 16th ग्रुप चाल्कोजन, है ना, ऑक्सीजन फैमिली। देखो क्या है, ऑक्सीजन है, फिर नीचे आओ तो सल्फर है, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये पूरा। और यहाँ पे ल्यूटेटियम। तो ये क्या हो गए? आपके ऑक्सीजन फैमिली हो गई। ये आपकी कौन सी फैमिली कहलाती है? 17th ग्रुप। ये हैलोजन फैमिली कहलाती है, हैलोजन फैमिली कहलाती है ना। ये आपकी हैलोजन फैमिली। ये सबको पता है कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारी चीजें। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या है? आपकी नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन कहते हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला सवाल, कंजम्पशन ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉजेज सिरोसिस डिसीज? निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा के सेवन से सिरोसिस हो सकता है?
निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा के सेवन से सिरोसिस हो सकता है? अल्कोहल, टोबैको, कैफीन या सॉफ्ट ड्रिंक्स? कंजम्पशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग में कॉज सिरोसिस? सिरोसिस डिसीज, तो सिरोसिस पहली बात होने वाला, आपको पहले यह जानना है कि भाई सिरोसिस होती कहां है। सवाल में ये पहले जानना है सिरोसिस होती कहां है। तो जो सिरोसिस है सर ये लीवर डिसीज है। क्या है? लीवर में होने वाला डिसीज है। लीवर डिसीज हमारे लीवर को अफेक्ट करने का काम करता है, लीवर डिसीज है। और लीवर हमारा किस चीज से अफेक्ट होता है सर? अल्कोहल कंजम्पशन से होता है। तो जो रेगुलर ड्रिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है आपका, है ना, जिनको मतलब डेली हैबिट हो जाती है और वो हैबिचुअल ड्रिंकर्स ईयर मतलब काफी सालों तक, है ना, रेगुलरली वो आपका ड्रिंक कर रहे हैं, तो उनको सिरोसिस होने का चांस होता है, लीवर डिसीज वहां पे होने का चांस होता है। क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन से क्या इफेक्ट होता है? सबसे ज्यादा लीवर इफेक्ट होता है हमारा, है ना। तो सिरोसिस डिसीज भी लीवर डिसीज होती है। अगला सवाल, Which of the following is the essential amino acid? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? हिस्टिडीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 या फैट, है ना। अमीनो एसिड, प्रोटीन, आप जानते हैं प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में, जो हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलके बनता है। कितने अमीनो एसिड से मिलके बनता है? 20 अमीनो एसिड्स से मिलकर के प्रोटीन बनता है, जिसमें 9 आपकी जो होती हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। 9 जो होती हैं वो कैसी होती हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। और जो 11 होती हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना। चलिए, तो यहां पे जो हिस्टिडीन है वो एक आपका इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? आपका हिस्टिडीन। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या है सर? ये आपके अमीनो एसिड में नहीं आते। ये किस में आते हैं? ये फैटी एसिड्स हैं। क्या हैं ये? फैटी एसिड्स, यानी कि लिपिड्स हैं ये, है ना। हमारी बॉडी के लिए चाहिए, बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3, लेकिन ये क्या है? लिपिड्स हैं, यानी कि एक प्रकार के फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, नॉट अमीनो एसिड, ठीक है। और फैटी एसिड्स भी हमारी बॉडी के मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो लोग जिमिंग वगैरह करते हैं तो वो क्या करते हैं? आपका ओमेगा 6 वगैरह कंज्यूम करते हैं। ओमेगा 6 कहाँ मिलता है? हमें फिश ऑयल में मिलता है। लोग करते हैं ना, जैसे जो प्रॉपर वर्कआउट में रहते हैं या प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, तो वो ओमेगा 6 टैबलेट खाया करते हैं, यानी कि फिश ऑयल की टैबलेट्स लेते हैं। फिश ऑयल में क्या होता है? ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होता है। क्या है ये? सब फैटी एसिड्स है। ये आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, और हिस्टिडीन की बात तो हमने करी ली। अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड देखें कि कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है, मैंने बताया 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? तो वैलिन है, ल्यूसाइन है, आइसो ल्यूसाइन है, फेनिल एलानाइन है, यहाँ पे थ्रियोनाइन है, मेथियोनाइन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है, और ये आपका यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, है ना। तो ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सब के नाम आपको याद रखने हैं, है ना। ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टिडीन, मेथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फेनिला एलानाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, वेलाइन, ये क्या है? आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में होते हैं। अगला सवाल, हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन? हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स? अनेक विषों और मादक द्रव्यों के विषहरण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग? तो आपके सेल के अंदर, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अपने ह्यूमन सेल के अंदर, तो ये आपके जो भी हैं ये क्या है? ऑर्गेनलीज हैं, कोशिकांग हैं, जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे कौन डिटॉक्सिफाइंग में हेल्प करता है? तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी आपके सेल्स के अंदर कोई भी पॉइजन्स हैं, कोई भी ड्रग्स हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि उनका जो है जहर खत्म करने का काम करते हैं। अगर हम अपने सेल के अंदर देखें, ह्यूमन सेल के अंदर, तो ये आपका देखिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से अटैच्ड ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कहलाता है। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है सर? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे देखो राइबोसोम्स यहाँ पे पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड हैं, दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये क्या कहलाते हैं सर? राइबोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये छोटे छोटे जो आपके दिख रहे हैं ग्रेन्स की तरह, राइबोसोम। और ये राइबोसोम पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हैं, तो ये इसको रफ बना रहे, इसीलिए हम इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या करता है सर? ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है सेल का। ये क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है। प्रोटीन फैक्ट्री, ये हमारे सेल में प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम करता है। और इसके प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में कौन हेल्प कर रहा है? आपका ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है SER। क्या कहलाता है? ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प किया करता है, ठीक है, जहर खत्म करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है यहां तक? चलो, Which of the following group is not included in the 5 kingdom classification propounded by Whittaker? निम्नलिखित में से कौन सा समूह विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 साम्राज्य वर्गीकरण में शामिल नहीं है? ठीक है, यानी कि RH विटेकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 साम्राज्य वर्गीकरण दिया था, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनमें से कौन सा उन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता? तो एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई तो आते ही है, प्रोटोजोआ नहीं आता। प्रोटोजोआ आपका किसमें? आपका प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा किंगडम का ही पार्ट है। RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो दिया एनिमेलिया, प्लांटेई, फंगस, आपका बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? मोनेरा किंगडम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जहां पे सारी बैक्टीरिया हैं, मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम। और प्रोटिस्टा किंगडम में ही क्या आते हैं? आपके प्रोटोजोआ आया करते हैं। तो प्रोटोजोआ एक प्रकार का यहाँ पे क्या है? किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, प्रोटिस्टा किंगडम का पार्ट है, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया था। अगला सवाल, द मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मालपिगियन नलिकाएं किसकी विशेषताएं हैं? द मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा या मोलास्का, है ना। यहां पे ये आपके क्या दिए हैं? फाइलम्स के नेम दिए हैं। ये क्या है? सब आपके संघ, जिन्हें कहते हैं फाइलम्स। तो कौन से फाइलम्स हैं जिनके जो जीव है, जो वहां पे मौजूद ऑर्गेनिज्म है, उनमें मालपिगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है? तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाता है। मालपिगियन ट्यूब्यूल क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है इंसेक्ट लोगों का। जैसे अगर आप देखें तो ये क्या है? इंसेक्ट है। तो आपके जो इंसेक्ट्स हुआ करते हैं, उन इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये छोटा सा ये जो मैंने बनाया, ये वाला पार्ट क्या है? मालपिगियन ट्यूब्यूल। दिख रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चिपका हुआ है, यही आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल है। और ये क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को मालपिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। और सारे इंसेक्ट कहाँ हैं सर? सारे इंसेक्ट हमारे आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही तो हैं। सारे इंसेक्ट कहां है सर? आर्थ्रोपोडा फाइलम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो प्रोडक्ट ऑफ, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कहलाता है आपका वर्क डन। तो क्या कहलाता है? ये किया गया कार्य यानी वर्क डन। अगर हम इसे देखें तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं FD cos थीटा, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर क्वांटिटी का, जहां पे थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? थीटा होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बनने वाला एंगल। Which of these cannot be the reason for the permanent hardness of water? इनमें से कौन पानी में स्थायी कठोरता का कारण नहीं हो सकता? Which of these cannot be the reason for the permanent hardness of water? तो यहां पे कैल्शियम सल्फेट यानी कि आपका CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस, एंड नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसके कारण टेम्परेरी हार्डनेस होती है। क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस आपकी हुआ करती है,
है ना। तो हार्डनेस ऑफ वाटर कैसा होता है, टेम्परेरी हार्डनेस आपकी हुआ करती है। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम में मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट, जिन्हें अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही चीज है, बाई कार्बोनेट कहो या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस का कारण बनते हैं। और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, सल्फेट और क्लोराइड, इसके अलावा नाइट्रेट भी। अगर आपका कैल्शियम नाइट्रेट है ना, तो नाइट्रेट्स ये सब कारण बनते हैं परमानेंट हार्डनेस के, है ना। तो क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, ये सब परमानेंटली हार्ड बनाते हैं पानी को। क्लियर। चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास और यहीं पे समापन समारोह रखते हैं आज की क्लास का। मेगा बूस्टर सेल ऑलिव बोर्ड का चल रहा है जो कि आज रात को 12 बजे खत्म होने वाला है। तो आप यहाँ पे सौरभ कोड का यूज करके शानदार तरीके से यहाँ पे 45% का डिस्काउंट सारे एसएससी सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। चाहे वो एलीट कोर्स हो जहाँ पे सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, या चाहे वो सुपर एलीट बैच हो जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज और सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाया करते हैं। एसएससी के जितने भी कोर्सेज हैं आगे के एग्जाम के, सभी कोर्सेज का कोर्स आपको और मॉक टेस्ट, चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस हो, चाहे सेक्शनल टेस्ट हो, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट हो, है ना, और सब चीज यहाँ पे मिलेगी। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट आज रात तक, इसके बाद ये 30% हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पे प्रेफर करिए और यूज करिए कोड सौरभ। और चलिए, और इन सारी क्लासेस की आप सभी को पता है पीडीएफ के लिए क्या ज्वाइन करना है, साइंस बाय सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए। और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है मैथ्स एंड साइंस बाय सौरभ सर, और सर्च आपको करना है साइंस बाय सौरभ सर के नाम से, ठीक है। चलिए, तो लाइक करेंगे एक बार वीडियो को सभी मेरे भाई। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।